आज हम पहुंचे हैं नेपा नगर के विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हम फिलहाल मौजूद है नावदा में। यहाँ पर हम आम जनता से बात करेंगे और जनता के दिल में क्या है, उनके क्या सवाल है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहुंचे हैं नावदा में, तो यहाँ युवाओं को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई है कि नेपा मिल जो कि फेमस है यहाँ के लिए, वो बंद हो गई पिछले 4 सालों से। ऐसे में रोजगार की क्या स्थिति, उसको लेकर बात करेंगे। भैया, बतौर युवा क्या सोचते हैं आप अपने क्षेत्र के लिए और क्या देखते हैं इस स्थिति को? युवाओं के लिए तो जो मील का जो आप बोल रहे हो, मील का तो अभी कुछ है नहीं फिक्स, बंद पड़ी है 4-5 सालों से, और स्टार्ट होगी नहीं होगी उसकी तो कोई गारंटी भी नहीं है। और जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है कुछ युवाओं के लिए, कुछ अच्छी खासी योजनाएं हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं कुछ, और बाकी तो रोज़गार ऐसा नौकरी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ये सारी नावड़ा की दुकानें हैं और यहाँ पर लोगों से हम लगातार बात करें। भैया, आपके क्षेत्र की बड़ी समस्याओं की हम बात करें तो क्या देखते हैं हम? सबसे पहले सर शिक्षा जो है बहुत कम है इस क्षेत्र में। शिक्षा का बहुत महत्व है, सबसे पहला मुद्दा ये रखा जाना चाहिए, ये हमारा अनुभव बोलता है। युवाओं को रोजगार के लिए कैसी स्थिति दिखती है? देखिए, पहली बात तो जो रोजगार है इस क्षेत्र में बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो व्यक्ति जो बाहर गए थे लॉकडाउन में, वो अभी तक आ भी रहे कुछ या कुछ आ नहीं पा रहे हैं, और रोजगार तो इस क्षेत्र में है नहीं। पहली बात, एक बार जब किसी को वोट दिया था, फिर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गए, फिर से इसी वजह से फिर उपचुनाव हो रहे हैं क्षेत्र में, तो इसको लेकर कुछ मन में आपके सवाल? भाई, जो जिस पार्टी में थी वो तो उसको कुछ उस पार्टी से मतलब कुछ लाभ नहीं मिल पाया हो, या फिर वो विकास करना चाह रही हो, विकास में मतलब परेशानी आ रही हो, इसके लिए वो दूसरी पार्टी में गई हो। नावरा में समस्या क्या है? कुछ भी नहीं भाई, यही रोड पानी की थी तो वो भी बनना चालू है। अभी रोड बन रहे थे, जैसा रोड नहीं था तो अभी रोड भी बनना चालू है। बिजली नहीं थी, बिजली भी बराबर आ रही है। क्या देख रहे हैं अपने क्षेत्र की स्थिति? सबसे बड़ी समस्या क्या देखने में आती है? क्या देखने में आएंगे, वो जो अभी कुछ धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है। हाँ, अभी आपने आज के जो इसमें अब अभी चुनाव है, चुनाव के टाइम सब नेता आएंगे और जैसे ही चुनाव हुए सब मुद्दे माद्दे भूल के चल जाते हैं। चुनाव के टाइम सब मुद्दे उनको याद आते हैं, चुनाव के बाद कोई मुद्दा उनको याद नहीं रहता। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नेपा नगर जो है वो नेपा मिल के नाम से जाना जाता है। पिछले 4-5 साल से बंद पड़ी है। अभी हम 15 महीने की बात कर ले हैं, पिछले 15 साल पहले की बीजेपी की और कांग्रेस सरकार की बात कर लें, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बड़ा रोजगार जो मिला वो नेपा मिल से मिला। तो नहीं लगता कि इस काम में तेजी आना चाहिए थी, जाकि जो युवा पलायन कर रहे हैं वो यहाँ पे रुक पाते, और अब चुनाव के समय पे वादे की बौछार जो है आम जनता पे न होती? अब देखो, नेपा क्षेत्र जैसा, अब नेपा नगर तो पूरा नेपा मिल पर डिपेंड है, बाकी फिर भी नेपा मिल के लिए कुछ प्रयास नहीं हुए, और नेपा मिल बंद होने से वहाँ के क्या है, बहुत युवा वहाँ के बेरोजगार है। अब वहाँ पे बेरोजगारी मेरे हिसाब से गांव में जितनी नहीं है, नेपा नगर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अब नेपा मिल के भरोसे नेपा बसा हुआ है, बाकी वहाँ पे दूसरे कोई उद्योग नहीं लगे, जबकि वहाँ दूसरे उद्योग भी स्थापित होना थे। अब नेपा में नेपा मिल ही नहीं चल पा रही। अब जो वहाँ पे जो युवा है, इतने सारे लोग बसे हुए थे, अब वो कहाँ जाएंगे? अब युवा तो बेरोजगारी हो गए, अब वहाँ उतना वो भी नहीं। अब बाकी कुछ है तो नावरा में, भाई नावरा मार्केट है, नेपा में मार्केट है, बाकी फिर उसके आजू बाजू भाई बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर में मार्केट है, बाकी ये चल नहीं पाता है, क्योंकि नेपा में ज़्यादा मार्केट भी उस हिसाब से चल नहीं पाता है। बिल्कुल। तो देखिए, रोजगार सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर मुद्दा है। आपसे बात करता हूँ, आप उपचुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपने कई सारे चुनाव आपके जीवन में देखे होंगे, लेकिन एक ट्रेंड अभी शुरू हो गया है कि सरकार बदल रहे हैं जनप्रतिनिधि। पहले सुमित्रा जी कांग्रेस में थी, अभी बीजेपी में आ गई, अब रामकिशन पटेल उनके सामने खड़े हैं। इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? बिकाऊ वाले को वोट कोई भी नहीं देगा। 15 महीने की सरकार गिरा के दूसरे सरकार में जाना, ये पब्लिक का नुकसान करते हैं। 5 साल होने के बाद में जिसको जहाँ जाना था, उत्तर में जाता, पश्चिम में जाता, पूरब में जाता, जिधर घुसना था उधर घुस जाते। उसके बाद में जो करना था वो करना था उन्होंने। ये तो पब्लिक का नुकसान करा रहे ना। अभी पब्लिक के हाथ में क्या आ रहा? सही है। और चुनाव ये लड़ रहे, किसके ऊपर लड़ रहे? पब्लिक के ऊपर ही लड़ते ना। इनको कौन बैठाता है? 15 महीने में ऐसा कोई एफर्ट्स नजर नहीं आया कि लगे कि हाँ क्षेत्र के लिए कर रही हैं और फिर बीजेपी में चले गए? भाई 15 महीने में वो करेंगे क्या? 4-6 महीने तो समझने के लग जाते किसी को भी। तुमको बोलो या हमको बोलो। बिल्कुल, ये जनता के साथ सरासर धोखा है, बिल्कुल धोखा। देखिए, लोगों के मन में आक्रोश तो निकल कर आता ही है, क्योंकि एक व्यक्ति
किसी पार्टी को वोट देता है, एक व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि को वोट देता है, और वो जब भले ही ये कहे कि हमने आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार छोड़ी है, वो एक समस्या निकल कर आती है। बाबूजी भी हमारे साथ आए हैं, हमसे बात करेंगे। बाबूजी, आपके क्षेत्र में चुनाव हैं और जिस तरीके से हमने अभी फिलहाल बात की है, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नेपा नगर में उपचुनाव होने का सिर्फ एक ही कारण है कि सुमित्रा जी ने कांग्रेस छोड़ी या बीजेपी में आ गए हैं, और अब सामने रामकिशन पटेल जी हैं। तो क्या हो, अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका फोटो बराबर आएगा। बताएं क्या कहेंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम गरीब लोग तो वोट देते एक दान में, और ये नेता बन के 2-2 करोड़ में बेच देते, वो खुद आपको बेच देते हैं। क्या इनके पर विश्वास करें? जनता कांग्रेस है जरूर बेचारी, बाकी उनको साथ अच्छा नहीं। मन में आक्रोश है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लोगों का वोट के साथ धोखा दिया। सही बात है, धोखा दिया ना उसको, उनके ऊपर इतना भरोसा करके क्या मतलब आ रहा है, हा? क्या मानते पब्लिक को काफ़ी नुकसान है? क्योंकि चुनाव होता है तो पब्लिक को नहीं, सब में ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 लाख रुपए माफ़ करने का बोला था, बेचारा कमलनाथ धीरे धीरे कर रहा था, अब वो 2 लाख तो गए। अब ये ठेले वालों को शिवराज सिंह चौहान ने 10,000 रुपये देने का बोला है, बेचारा उनको 1 भी रुपया मिला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में उपचुनाव है, लेकिन स्थितियां काफ़ी ख़राब हैं धरातल पर। उपचुनाव तो होंगे, हो भी जाएंगे, जनप्रतिनिधि चुन भी लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, क्षेत्र में विकास की जो बात होती है वो देखने को नहीं मिल रही। क्या कहेंगे? विकास होना चाहिए क्षेत्र में, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और चुनाव अच्छे ढंग से हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी जो दोनों कैंडिडेट है उनको किस तरीके से देखते हैं आप? जो फिलहाल वो जो कांग्रेस पार्टी थी पहले, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि छोटे काश्तकारों से लेकर बड़े काश्तकारों तक कर्जा माफ, तो कर्जा माफ हमारे छोटे काश्तकारों का हुआ ही नहीं है। चुनाव जो आएगा, चुनाव जो भी बने, नेता बने कोई बने, गरीबों पर ध्यान दो। जो क्या वोट लेके चले जाते हैं, मुंह दिखाते नहीं, घर रही तो पास में 10 बार बाप बोलते, वोट दे दो काका, वोट दे दो, वोट ले लिया तो मुंह बताते नहीं। कोई नेता हो कोई भी हो, हम तो मजदूर आदमी है, काम करके हिम्मत करके पेट भरते, किसके भरोसा करते नहीं है। क्या नेता कोई भी बने या कोई कुछ भी बने, उसमें हमारा क्या फ़ायदा होता? हम तो निश्चय वोट दे के आ जाते, फ़ायदा उठाने वाले उठाते। क्योंकि जी फ़ायदे की बात उठाने वाले की आपने बात की है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए आप कि उपचुनाव जिस कारण से हो रहा है वो कारण पता है आपको? खूब चुनाव देखो, हम तो क्या मजदूर आदमी, हम ध्यान देते नहीं इस पर। चुनाव में हमारे बोलने वाले बोलते हैं, बोले जो बनेगा, पर आज के बाद में क्या शिवराज सिंह मामा आने वाले हैं, इस पर हमारा गुमान लग रहा है। जो सुमित्रा जी थी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, अब बीजेपी में आ गई हैं, तो पार्टी उन्होंने छोड़ी, तो इसको लेकर कुछ मन में था आपके? सुमित्रा जी जो बन गए, हमने जो उनको सोचा, उनने बेचारे जीत गई है, उसको ऐसा लग रहा है जीत कर वो आप बीजेपी में आ गई है। उसके बारे में क्या जानकारी ली जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। क्या उन्हें राशन पानी और अन्य सुविधाओं को मुहैया कराया? अब जब उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे समय में क्या स्थितियां यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बन रही हैं और किस तरीके से लोगों के मन में रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने यहाँ पर बात की है। BC24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और मतदाता का पारा भी काफ़ी ऊंचा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, जिसमें बीजेपी से नारायण पटेल जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, और कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह जो कि अब फिलहाल कांग्रेस की ओर से यहाँ पे दावेदार हैं। आम जनता क्या कहेगी और पब्लिक के मन में क्या है, उनके लेकर बात करेंगे। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में उपचुनाव है? हमारे क्षेत्र में उपचुनाव है, उसका मैं सहमत हूँ, और इस समय में जो उत्तम पाल जो खड़े हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज के स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत ज़रूरी है। करीब 8 से 9 सीटें रखता है, 8 से 9 सीटों की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को पूरी 28 का 28 ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की अगर बात करें आपके मानदाता विधानसभा की, तो यहाँ पे किसका पलड़ा पारी देख रहे हैं आप? नारायण पटेल। नारायण पटेल। तो नारायण पटेल जो कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर क्या है, दल बदलू पार्टियां हैं और पुराने चेहरे जनता जानती है। भैया आपसे बात करेंगे, चूँकि दिन भर में आप काफ़ी कचौरियाँ बेचते हैं, मसाला लगाते हैं, चटनी डालते हैं, तो चुनावी मसाला क्या कह रहा है यहाँ का? नारायण पटेल। नारायण पटेल। नारायण पटेल। पहले
कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो मन में फिलहाल उनके लिए कुछ मलाल? कुछ नहीं, एक तरफा जीत। बूंदी में यहाँ पर पान वाले भैया से बात कर लेते हैं। दिन भर में बहुत पान लगाते हैं, उसमें चूना भी लगाते हैं और मसाला भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या कह रही है? यहाँ की जनता सर अभी तो नारायण पटेल के पक्ष में है। और क्या जी, कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है, और जब वो रहे तो ऐसी कौन सी बड़ी सौगातें यहाँ पर लेकर आए और जनता के मन में? नहीं मिली जब भी तो बीजेपी में आए हो। अच्छा जी, कंडीशन ये है जब भी तो आप सौगात देंगे। और उनके सामने जो कांग्रेस उत्तम पाल सिंह खड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बड़ा टक्कर है उनका। चलिए और लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पर आम जनता के दिल में क्या है, क्योंकि सवाल आपका है। क्या कहना चाहेंगे दादा? भैया 60 साल की उम्र अपनी हो गई, 3000 रुपये महीने की देने की बोला था, तो अभी तक कोई 600 रुपये मिल रहे, बस और पेंशन मिले नहीं गई। तो विधायक जी को कभी इस बात के लिए कहा आपने? अरे घन बार बोला, पर विधायक जी को ध्यान नहीं दे रहे। विधायक जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, इसके लिए चलेगा कई ध्यान दे रहा है, बस अपने यही दरखास्त चार कोई नहीं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं सामने, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चाय वाले भैया के पास चलते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाय बनाते थे पहले, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। चाय वाले भैया से पूछेंगे यहाँ का क्षेत्र क्या कह रहा है, चाय उकल रही है तो कौन सी उकल रही है? वोट तो मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देते हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कह रही है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता जो है 50-50 मामला है। तो 50-50% का गणित है। बस अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे उत्तम पाल सिंह अच्छे प्रत्याशी है। जिस तरीके से इस क्षेत्र के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं कि मंदाता विधानसभा काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां पर नारायण पटेल जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, उनके सामने उत्तम पाल सिंह हैं, जिनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं 3 बार से, और ऐसे में लोगों की और क्या प्रतिक्रिया हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? फिर से उपचुनाव है आपके यहाँ पर, पहले चुनाव हुए थे, अब उपचुनाव है। एक कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है? बराबर की टक्कर लग रही है अपने जी, मतलब उत्तम पाल सिंह जो सामने खड़े हुए हैं वो पूरी टक्कर दे पाएंगे? पूरी दे पाएंगे, भारी टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आम जनता के मन में क्या है? जो चुनाव यहाँ पर हुए थे, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था, उसे चुना था अपना वोट देकर, जब वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो मन में कुछ है इसको लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर उसको, हमने दल बदल दिया ना, पैसे में बिक गया वो आदमी पटेल साहब। हमारा वोट तो बेकार गया था ना, हम तो कांग्रेसी थे ना पहले। तो यहाँ पर निकल रही है लोगों के मन से ये बातें, क्योंकि चुनाव हुए, लोगों ने वोट दिया और फिर पार्टी बदल ली गई। किसी जो नेता अपनी बातें कर रहे हैं कि उनकी बातें नहीं उठा पाई, जनता कह रही है कि वो बिक गए हैं। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे इस चुनाव को लेकर कितनी सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसको लेकर और बात करते हैं। बस अब आपके पास मैं आता हूँ, क्या देखते हैं आप? यहाँ के मूल बाज़ार में आपकी दुकान है, लोग आते हैं, कई मरतबा पान पर भी चर्चा होती है, चाय पर चर्चा तो होती है, पान बीड़ी सिगरेट पर भी चर्चा होती है, क्या कहेंगे? टक्कर तो कांटे की होगी, है ना? फिर भी नारायण पटेल के सामने अगर उत्तम पाल सिंह की जगह अगर उनके पापा होते हैं तो ज़्यादा कड़ी टक्कर देते हैं। अच्छा जी, हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उनके पापा का जो वर्चस्व है वो और उनके लड़के में फिर भी अंतर है। लड़का क्या उनका सक्रिय नहीं रहा है इतने टाइम तक? सक्रिय क्या, अभी मार्केट में आए, लेकिन वो मतलब है ना, मार्केट में ठीक से उतर के घूमते भी नहीं हैं और छोटे दुकानदारों तरफ देखते भी नहीं हैं। उनको खास जहाँ जाना होता है बस वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, बाकी कोई हाथ दे रहा है कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते वो। अच्छा जी, इसमें क्या है कि वो किसी मतलब भले ही वो कोई भी हो मतदाता, दूसरी पार्टी का हो, किसी दूसरे को मतलब अपना नहीं बनाना चाहते वो। खास बात ये है। तो उनके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता को लेकर भी काफ़ी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो उत्तम पाल सिंह के पिता हैं नारायण सिंह, उनको चुनाव में आगे आना चाहिए था। गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर, लेकिन अब सरकार जो बननी है आगे, और तेल में कौन खोलेगा और तेल में कौन उकलेगा, उसको लेकर बात करेंगे। अंदर आते हैं, भैया से बात करते हैं। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव आपके क्षेत्र में, क्या बोलूँ यार, जो भी होना है, टक्कर बड़ी जोरदार है। ओके, इधर एक तरफ उत्तम पाल सिंह जी खड़े हुए हैं और एक तरफ नारायण पटेल है।
आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो आपके मास्क के बाहर भी दिख रही है। लग रहा है मन में कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी कशमकश भरा मुकाबला ये रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ना, बहुत ज़ोरदार मुकाबला रहेगा। कई लोगों का कहना है कि उत्तम पाल सिंह की जगह उनके पिताजी होते तो ये जो मुकाबला है ये और ज़्यादा कड़ा होता। भाई देखो, राजनारायण सिंह के इतने व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं कि उत्तम पाल सिंह को कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ आएगी ही नहीं है। यानी उनके पिताजी ने जो बोया है वो बेटा ज़रूर यहाँ पर काटेगा। और काफ़ी सारे लोग हैं मिर्ची वड़ा के साथ में खा रहे हैं। मिर्ची अगर लग रही हो तो ऐसा ही बताएं कि क्षेत्र का माहौल कितना तीखा है और कितना चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियाँ हैं। तीखा ही रहेगा माल तो दादा की तरफ से। तो देखिए चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब तक जो सारी चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें ये तो साफ हो गया है कि नारायण पटेल के सामने उत्तम पाल सिंह है और उत्तम पाल सिंह के पीछे उनके पिताजी का जो बैक सपोर्ट है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले विधायक रहे हैं उनके व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो यहाँ पर काम आने वाले हैं। और कुछ लोग जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। यहाँ पर एक अंकल हैं, उनसे हम बात करते हैं। अंकल फिर एक बार आपके पास आता हूँ, चुनाव होने वाले हैं आपके यहाँ पर, उपचुनाव, ये क्या परिस्थितियाँ देखते हैं आगे? आगे तो दोनों के बराबर रहे हैं जी, दोनों बराबर है। आगे फिर देखो क्या होता है। एक यहाँ पर आपके कैंडिडेट रहे जो कांग्रेस में थे, फिर अपनी समस्याओं के ना सुनते बीजेपी में चले गए। क्या यहाँ की आम जनता के मन में क्या है? आम जनता के मन में क्या काम नहीं हुए, इस कारण वो चले गए जी। अभी जिस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अगर उत्तम पाल सिंह की जगह उनके पिताजी होते तो ये मुकाबला और कड़ा होता। बहुत बड़ा होता मुकाबला, ये छोटा मुकाबला बड़ा होता। क्या कहेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा उनके पिता के? मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? नहीं, अपन तो कुछ भी नहीं, अपन वोट तो देते ना अपन। हाँ तो वोट देते, बाकी अपन अभी क्या बोले। नहीं, किसके लिए, कांग्रेस को या बीजेपी को, किसको? अब जिसको अब जो आ गया वो उनको दे देते यार अपन तो ये थी मानदाता विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमने बात की है कि यहाँ की सरगर्मियां किस ओर जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और कांग्रेस से बीजेपी में गए नारायण पटेल के लिए काफ़ी लोग समर्थक हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तम पाल सिंह जिनको युवा चेहरा माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि वह नारायण पटेल को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं। खैर ये तो अब वक्त के बाद ही साफ हो पाएगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन साफ हो पाएगा कि क्या कौन विजेता होता है और यहाँ की मानदाता की कमान किसके हाथ में आती है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हुमरा सिसोदिया, IBC 24 मानदाता।